जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज सार। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो देखते हैं आज के सेशन में। और हम जो है इस बैच में जिसका नाम है सार बैच, हम सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट कर रहे हैं। तो अभी क्योंकि हमने जो पहले से आपको बताया हुआ है कि अभी हम 2 सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो उसी सेशन में हम देख रहे हैं आगे जो आगे के PYQs हैं उनको देखेंगे। देखो, हमारा जो टारगेट है वो सीटेट जुलाई 2024 है, जिसमें हमने क्या है, जिस बैच का नाम रखा है वो है सार बैच। और हम जो है अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे जो अब हमारी क्लास है वो क्या है देखेंगे। अब हम जो है देखो, पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है, देखते हैं क्या है। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के लोगों का लोकप्रिय भोजन है? जिसमें ऑप्शन दिए हैं A छत्तीसगढ़, B गुजरात, C पंजाब और D उत्तराखंड। तो आप हमें जो है इनके क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं बाद में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देखेंगे, वो है पंजाब। तो पंजाब में छोले भटूरे और राजमा चावल बहुत लोकप्रिय भोजन है वहाँ का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन C पंजाब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? सिर्फ एक जगह की बात कर रहे हैं कि वो जगह कौन सी है जहाँ भूकंप आया था, वो है भुज। और ये जो भुज है वो किस राज्य में है? ऑप्शन A है गुजरात, B महाराष्ट्र, C उत्तराखंड और D जम्मू कश्मीर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है गुजरात। तो गुजरात में 2001 में बहुत ही तगड़ा भूकंप आया था, क्योंकि ये बहुत ही लगभग इसकी तीव्रता थी 7 पॉइंट समथिंग, मतलब 7 से भी अधिक की तीव्रता का था, इसलिए इसको इसमें शामिल किया गया है क्योंकि ये बहुत ही भयानक भूकंप था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? इन घरों की छतें ढालू और फर्श दीवारें लकड़ी की बनी होती है। ऑप्शन A है आंध्र प्रदेश, B असम और C ओडिशा, D केरल। इसका जो राइट आंसर है वो है असम। असम में जो घर हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसलिए वहाँ है ऐसा है, क्योंकि बाढ़ का पानी भर जाता है तो घरों को ऊंचा बनाने के लिए बांस के खंभों का यूज़ किया जाता है। जिसमें क्या होता है, बांस के खंभों की जो ऊंचाई होती है लगभग 3 से 3.5 मीटर की होती है, यानी 10 फुट, अगर हम फुट की बात करें तो 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं ये जो घर होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? विषय मतलब थीम, सीधे सीधे थीम बतानी है कि इनमें से कौन सी है जो थीम हमारे पाठ्यक्रम में है। ऑप्शन A है परिवार और दोस्त, B परिवहन के साधन, C जल संरक्षण और D है हमारा स्वभाव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परिवार एवं दोस्त या मित्र। ठीक, तो सीधे सीधे इसमें थीम के ऊपर सीधे थीम पूछ ली कि हमारी जो मुख्य थीम होती है जो 6 हैं उनमें से कौन सी थीम इस ऑप्शंस में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखते हैं। आपको कक्षा 3 से 5 के अपने विद्यार्थियों के लिए EVS पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? कि हमें ऐसा है 3 से 5 तक EVS की बुक सेलेक्ट करनी है और उसका पाठ्यक्रम किस आधार पर होना चाहिए वो बताना है। A है ऑप्शन 1 पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। दूसरा है भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। 3 पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। 4 पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए।
लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो हमें जो ऐसी पुस्तक के पाठ्यक्रम का डिसाइड करना है जो क्या हो, देखो सभी के सभी ऑप्शंस ठीक है, लेकिन क्या है, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें पाठ्य पुस्तक जो है वो कैसी होनी चाहिए, बाल उन्मुख। बाल उन्मुख का मतलब है बाल केंद्रित, यानी सिर्फ इसमें बालक को ध्यान में रखकर इसका पाठ्यक्रम डिसाइड करना चाहिए, बाल केंद्रित। और क्या है आगे, किसी भी लिंग, जाति, धर्म के प्रति वो भेदभाव ना करे, उसका जो सिलेबस है रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से वो रहित होनी चाहिए। तो इसको जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलेंगे, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, यानी ईंधन या फ्यूल जैसे लकड़ी, पेट्रोल, कोयला कुछ भी हो सकता है, ईंधन को जलाते समय हमें क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए केवल प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन बी प्रकाश एवं ऊष्मा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, डी है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा। देखो जब भी हम कोयला या फिर लकड़ी जलाते हैं तो हमें ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा मतलब हीट, और प्रकाश तो मिलता ही है यानी लाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। जो 7वां क्वेश्चन है वो है जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही उत्तर चुने। जोहड़ मतलब तालाब या जिसे हम पोंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जोहड़ से संबंधित दिए गए कथनों में से क्या सही है वो बताना है। ए है यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, बी है यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है, ऑप्शन सी है यह आसपास के कुओं में ज़मीन का पानी इकट्ठा करता है, यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप बताएंगे, देख लीजिए एक सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। ज़्यादातर देखा होगा हमारे आसपास में पाए जाते हैं जोहड़, लेकिन राजस्थान में क्या होता है, इन जोहड़ का जो उपयोग है वो है वर्षा के जल को इकट्ठा करने का, इसका उपयोग होता है। तो यह है समुदाय आधारित, यानी पूरा एक जैसे गांव मोहल्ला होता है, पूरे मोहल्ले या गांव का पानी इकट्ठा होता रहता है, इसलिए इसको क्या करते हैं वर्षा के दिनों में जल संचयन के रूप में इसका यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कुछ है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। यानी वो कह रहे हैं जो भोजन थीम है उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी होगी जो हम उसमें क्या करेंगे, भोजन थीम जब पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन पूछने को, बालक जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सके, उसमें कौन सी स्ट्रेटजी होगी जो बढ़ावा देगी क्वेश्चन पूछने को या पूछताछ को बढ़ावा देगी। तो इसमें ऑप्शन ए है छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहना, बी सैंडविच, शिकंजी और यानी वगैरह वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन करना, सी छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, डी है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना। तो देखो अगर टी की बात करें तो इसमें जो चित्र है, अगर हम चित्र दिखाएंगे तो क्वेश्चन यानी पूछताछ को बढ़ावा मिलने का नहीं है। ऐसे ही अगर बी देखें सैंडविच, शिकंजी वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना उन्हें, तो उससे भी क्वेश्चन पूछताछ को बढ़ावा नहीं मिलने का। ऐसे ही ए छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र, यहाँ भी चित्र आ गया तो ये भी गलत क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा। इसके बाद जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। यानी अगर हम किसी छात्र को कहते हैं कि भाई तुम घर जाके पूछ के आना कि अपने मम्मी पापा को उनको क्या क्या पसंद है, तो वो घर जाके क्वेश्चन करेगा। इसी तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या है, सी है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न है, मतलब इस तरह का प्रश्न कैसा प्रश्न है, उसकी प्रकृति बतानी है। तो ए है अभिसारी प्रश्न, बी विश्लेषणात्मक प्रश्न, सी काल्पनिक प्रश्न और डी तथ्यात्मक प्रश्न। तो देखेंगे, देखो
इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये इसकी जो प्रकृति है वो है डाइवर्जेंट, यानी इसके बहुत से आंसर हो सकते हैं कि हमें गर्मी महसूस होती है, हमें क्या होता है धूप सर्दी से बचने के लिए हम पहनते हैं, यानी हर एक के अलग अलग इसके उत्तर हो सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन ए है वो है अभिसारी प्रश्न। अभिसारी प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका सिर्फ एक ही वर्ड में आंसर आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि किससे पूछे कि यूपी की जो राजधानी है वो क्या है, तो सीधे सीधे बता देगा कोई भी कि लखनऊ है, तो इसमें एक ही वर्ड में इसका आंसर आ गया। तो ऐसे प्रश्नों कहते हैं अभिसारी प्रश्न। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, विश्लेषणात्मक प्रश्न। इन्हीं को कहते हैं हम दूसरे शब्दों में डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या पता चलेगा, सीधे सीधे यही देखना है। ऑप्शन ए है उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा, बी है उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा, ऑप्शन सी उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, और ऑप्शन डी है उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। देखो जब भी मलेरिया हो, मलेरिया की जांच के लिए डॉक्टर टेस्ट लिखता है तो उसमें क्या करेगा, देखो हमें हीमोग्लोबिन से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो खून की कमी है, हमें इससे मतलब तो है नहीं। ऐसी बी भी नहीं है, लौह तत्व की जो जांच है उसके लिए भी नहीं इसकी टेस्ट होगा। ऑप्शन जो सी है ये भी गलत है, मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता करके हम क्या करेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, जो खून है या ब्लड है उसमें जीवाणुओं का पता चलेगा। अगर हम टेस्ट कराएंगे तो मलेरिया के अगर जीवाणु उसमें होंगे तो डॉक्टर कंफर्म हो जाएगी कि हाँ इसे मलेरिया ही हुआ है, तो उसमें मलेरिया के जीवाणु उपस्थित होंगे, इस टेस्ट में हम देख सकेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है देखते हैं। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसे वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम बताना है क्या है। तो ये कुछ खासी अनोखा जीव है, मतलब अनोखा पक्षी है जो क्या करेगा, इसमें दो है, एक तो नर और एक मादा। जो घोंसला बनाता है वो तो होता है नर, मतलब अलग अलग दूसरे नर हो सकते हैं। मान लो ये 4-5 नर हैं जिन्होंने अपने अपने घोंसले बनाए, इनमें जौन सा भी मतलब अब इन्होंने तो क्या है अपने अपने घोंसले बना दिए। फिर उसके बाद मादा जो है, जो मादा पक्षी है तो वो क्या करेगी, इन सभी घोंसलों को देखेगी और इनमें जो सबसे ज़्यादा बढ़िया लगेगा उसी में वो क्या करेगी, अपने अंडे देने का निश्चय करेगी। तो उस मादा पक्षी का नाम बताना है। देखना सबसे पहला है ए दार्जिन पक्षी, बी वीवर पक्षी, सी कलचिड़ी और डी शक्कर खोरा या सनबर्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वीवर पक्षी। यही पक्षी है जो क्या है इस तरह की एक्टिविटी में क्या करता है, भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ है। क्वेश्चन नंबर 12, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। तो एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया, वो छोटा सा और बहुत ही हल्का। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो इसमें बताना है, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा घनत्व का। घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई हो जाएगा और सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ रखना नहीं। देखो उसने क्या कहा, एक तो घनत्व दिया है, घनत्व है 12 और आयतन दिया है 3। तो द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान को तो ऐसे रहने देंगे और आयतन की जगह रख देंगे 3 मिलीलीटर। अब ये ml और ये जो यूनिट है सब कट कुटा के क्या बचेगा, ग्राम में आएगा, देखना कैसे आएगा। तो यहाँ पे रख देंगे 3, तो द्रव्यमान इज इक्वल्स टू 12 और ये जो नीचे डिवाइड में है ये जो जब हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे इसे आएगा मल्टीप्लाई में। तो 12 3 जा 36 यानी 12 3 36। अब ये देखो ये भी मिलीलीटर में था, ये भी मिलीलीटर में, ये ग्राम प्रति मिलीलीटर और ये मिलीलीटर आयतन। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा, जो बचेगा वो आएगा ग्राम में। तो जो आंसर है इसका वो कौन सा हो जाएगा, 36 ग्राम।
ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी 36 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का ठंडा रेगिस्तान है, यानी बताना है कि भारत में जो रेगिस्तान है, भारत में 2 तरह के रेगिस्तान है, एक तो गर्म और एक ठंडा। तो ठंडा रेगिस्तान कौन सा है बताना है इसमें दिए गए ऑप्शंस में से। पहला जैसलमेर, दूसरा लद्दाख, तीसरा मेघालय, फोर्थ है दार्जिलिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, लद्दाख। लद्दाख एक शुष्क और ठंडा मरुस्थल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ऊंचाई, क्योंकि ये जो स्थान है वो बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए ये ठंडा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है देखते हैं। नंबर 14, मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय होता है। नीचे दिए गए समयों में से कौन सा समय है जो मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय है। तो इन ऑप्शंस को अभी बाद में देखते हैं। देखें, जो ये मधुमक्खी है, मधुमक्खी पालन जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है बिहार में। मधुमक्खी पालन सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, और इस मधुमक्खी पालन को जो एक नाम है उसे हम कहते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर के नाम से जानते हैं मधुमक्खी पालन को। और इसका जो टाइम है वो है, अभी देखते हैं इसमें से। देखो, जनवरी से मार्च मधुमक्खी पालन जो सबसे बढ़िया समय है वो कौन सा है, एक तो जनवरी से मार्च या फिर अप्रैल से जून, सी है जुलाई से अगस्त, और डी है अक्टूबर से दिसंबर। तो इसका जो सबसे अच्छा जो समय है वो है अक्टूबर से दिसंबर में सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन होता है बिहार में। और उसका जो कारण है वो क्या है, उसका कारण है ये जो मधुमक्खी है इसमें रानी मक्खी होती है एक रानी। ये रानी मधुमक्खी क्या करती है, इन दिनों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान ये अंडे देती है। तो और इन अंडों को देने के लिए शहद की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब ये अंडे दे देगी तो इसके जो अंडे हैं वो शहद के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15, ईवीएस संक्षेपण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये सीधे सीधे ये कह रहा है कि संक्षेपण का मतलब है फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। अब हमें से बताना जो ईवीएस शॉर्ट फॉर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ईवीएस की फुल फॉर्म सीधे सीधे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एनवायरमेंटल स्किल्स, ऑप्शन बी है एनवायरमेंटल साइंस, ऑप्शन सी एनवायरमेंटल सोर्सेज, ऑप्शन डी एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़। ईवीएस की फुल फॉर्म होती है एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद एक जो मेन काम है और सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो आपका क्या है। देखो, अभी जो है हमारा चैनल आपको पता ही होगा जिसका नाम क्या है, नॉलेज सार। बिना स्पेस के अगर आप डालेंगे तो जल्दी आ जाएगा सामने, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो जो नॉलेज सार है आप उसको क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब करेंगे। फिर उसके बाद आप जब हमारी वीडियो देखें तो उसको शेयर करें और साथ में लाइक भी करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करें। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हमारी एनसीईआरटी, जो क्लास 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी है उसके सिलेबस को लेकर। ईवीएस की क्लास 3rd और 4th और 5th इन तीनों क्लास की जो ईवीएस की बुक है उसको हम कंबाइन करके बहुत ही खास और सीधे सीधे हमारे सीटेट के पेपर को टारगेट करते हुए ऐसे टॉपिक और पॉइंट उठाएंगे जो सीधे सीधे आते हैं और हर बार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।